जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय सर नारदेगंज वाले। और अभी क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स में लास्ट क्लास में हम यूनिट ऑफ चार्ज बताए थे, कूलम्ब्स और भी छोटे छोटे जो यूनिट्स है उसके बारे में। और उससे भी पहले वाले क्लास में हम ये बताए हैं कि जो कूलम्ब फोर्स है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है या वेक्टर फॉर्म आप कैसे लिखते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हम लास्ट क्लास में बता दिए हैं, या कहिए कि लास्ट क्लास से पहले वाले क्लास में बता दिए। आज जो बतलाने वाले हैं 2 पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स, लेकिन वो भी वेक्टर फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म में बताने वाले, और वो भी ये कि जब दोनों पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है किसी थर्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उससे पहले आपको वेक्टर थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का सदिश योगफल 0 होता है। वेक्टर सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 0, ये मालूम होना चाहिए। देखिए क्या होता है, जो पहले वो थोड़ा सा जानकारी आपको दे दे। पहले उतना जानकारी होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट सपोज दैट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, मान लेते हैं। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और किसी थर्ड पॉइंट ओ से इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि कुछ दिया हुआ है, सपोज दैट R1 मान लिया जाए, और ओ से इस बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R2। और ऐसा ज़रूरत पड़ेगा कि आप ए बी बताइए वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे निकालोगे? तो देखो, हम त्रिभुज में जानते हैं, या वेक्टर सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब ओ से ए तक गए, ओ से ए तक। इसको ध्यान से देखना है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गौर से देखना है, क्योंकि इसी पर बेस्ड है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी। ओ से ए तक गए और फिर ए से बी तक गए और फिर बी से ओ तक आए, तो हम कह सकते हैं कि चलना शुरू किए थे ओ से स्टार्ट किए थे, एक पर गए, ए पर से फिर बी पर गए, फिर बी पर से ओ पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। हालांकि हम मान के चल रहे हैं कि ओ जो है वो ऑरिजिन है, मूल बिंदु है, ये वाला मूल बिंदु है। तो ए बी इक्वल टू क्या निकल गया? अगर ध्यान से देखा जाए, ए बी इक्वल टू क्या निकला? ए से बी तक हम जानना चाह रहे थे, ए बी इक्वल टू क्या निकला? ओ ए उधर जाएगा, बी ओ उधर जाएगा। जैसे बी ओ अगर उधर गया तो उधर जाके बी ओ हो जाएगा माइनस में, ओ ए हो जाएगा माइनस में, ओ ए भी उधर जाके माइनस में। अब ए बी बराबर जो हम लिखने वाले हैं उसको ध्यान से देखो, बी ओ मतलब बी से ओ तक का डिस्प्लेसमेंट नापना है। नहीं, हम तो ऑरिजिन को मूल बिंदु मान रहे हैं, मतलब ओ को, तो कोई भी डिस्टेंस ओ से नापेंगे। यहाँ तो ओ से बी नहीं है, बी से ओ है, उल्टा चल रहा है, बी से ओ। तो हम इसको पलट देते हैं, हम इसको कर देते हैं ओ से लेके बी तक। जैसे ही पलट देंगे इसके आगे का चिन्ह भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस में, खैर ओ ए रह गया। अब ओ से लेकर बी तक वाला जो हम देख रहे हैं, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस देख रहे हैं, ओ से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना दिले है? R2। ध्यान से देखो तो, माइनस ओ से लेके ए तक का डिस्प्लेसमेंट क्या दिले है? R1 हो गया, यानी ए बी बराबर निकल गया R2 माइनस R1। अब जरा ए बी बराबर R2 माइनस R1 कितना याद रखेंगे? हम R2 को बोलेंगे कि R2 क्या होता है? R2 ध्यान से देखो, R2 क्या है? R2 है B का पोजीशन वेक्टर ऑफ B, माइनस R1 क्या है? R1 हो गया A का पोजीशन वेक्टर ऑफ A। यानी यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नोटिस करो, ध्यान से देखो, तो ए बी बराबर क्या मिला? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसी तरह से अगर हम आपसे कह दें कि पी क्यू बताइए, वेक्टर पी क्यू बताइए, पी क्यू का पोजीशन वेक्टर, तो आप कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्योंकि बार बार उतना साबित नहीं करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। हालांकि ये टॉपिक 11th में ही बता दिया जाता है, फिर भी नहीं बताएं तो 12th में मैथ में बता देंगे।
या जहाँ पढ़ोगे वहाँ बता दिया गया होगा आपको। जैसे अगर पी क्यू है, ए बी तो वही निकला, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यहाँ तो वही निकल गया। R2 मतलब पोजीशन वेक्टर बी, हमको तो मालूम भी था नहीं कि कैसे निकलेगा, लेकिन निकल तो गया साबित करते करते। जैसे मान लिया जाए कि अल्फ़ा बीटा आ जाए, सपोज दैट अल्फ़ा बीटा, इसका पोजीशन वेक्टर पूछ दिया जाए, तो आप सिंपल एक काम करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बीटा मतलब बाद वाले और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ अल्फ़ा, ये घटा दोगे। या सपोज दैट RS आ जाए, इतना इसलिए लिख रहे हैं जब आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में ये सब चीज़ आवे तो वहाँ दिक्कत नहीं हो। इसको कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ S माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R। इतना हम बताएं हैं, अगर आपको समझ में आया हो थोड़ा बहुत भी, अगर आप ध्यान से देखे हो, तो हमको कैसे पता चलेगा? हमको एक ही शर्त पे पता चलेगा कि आप U भी का पोजीशन वेक्टर आप लिख कर बताएंगे। U भी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे? U भी के लिए क्या लिखेंगे? इसी तरह से 1 2 3 एक वहाँ बताएं, तो U भी क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के हमको बताएंगे कि U भी क्या आएगा। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर, जो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म व्हेन देयर पोजीशन वेक्टर आर गिवन। इस मुद्दे पर आते हैं जो आज का टॉपिक है। देखिए इन सबको मिटाता है, बस ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता रहा तो आज जो हम समझाएंगे वो फिर समझ में नहीं आएगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मान लेते हैं कार्टेशियन प्लेन है। चलिए थोड़ा सही से बनाते हैं पतले मार्कर से। कार्टेशियन प्लेन है इस तरह से, इसको वाई एक्सिस नाम दे दिए, इसको एक्स एक्सिस नाम दे दिए, और बाहर की तरफ आते हुए थोड़ा सा जेड एक्सिस नाम देते हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि ये बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है। ये वाला हो गया एक्स एक्सिस, इसको अगर ध्यान से देखो तो एक्स अक्ष, ये वाला हो गया वाई अक्ष, वाई एक्सिस हो गया, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये बाहर की तरफ जो हो गया वो वाला जेड एक्सिस हो गया। हालांकि तीनों एक्सिस का कोई खास यूज यहाँ पर हम करने वाले नहीं हैं। अब इसी कार्टेशियन प्लेन में हम मान के चलते कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए, सपोज दैट, और यहाँ एक पॉइंट है बी। ए पर एक चार्ज होगा Q1 और बी पर एक चार्ज होगा Q2। हालांकि जो Q1 देख रहे हैं ए पॉइंट पर, इसका पोजीशन वेक्टर मालूम है। सपोज दैट मान लिया जाए कि इसका पोजीशन वेक्टर है R1, मान लेते हैं R1 इसका पोजीशन वेक्टर है, और बी पर जो दूसरा चार्ज है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर भी मान लिया जाए कि इसका पोजीशन वेक्टर है R2। अब इन दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R1 R2, लेकिन पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। देखिए इन दोनों के बीच में, मतलब हमको तो मतलब इसके डिस्टेंस से है, ए बी से मतलब है। अब जरा देखो ये Q1 पे जो फोर्स लगेगा, ये जो Q1 पर जो फोर्स लगेगा, Q1 पे जो फोर्स लगेगा, हम बोलेंगे कि फोर्स ऑन 1 किसके द्वारा लग रहा है? 2 के द्वारा, तो ये F1 से डिनोट किया जाएगा। जैसे Q2 पर जो फोर्स लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन या रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि Q1 भी प्लस में Q2 भी प्लस में, तो Q1 Q2 को धक्का मारेगा और Q2 Q1 को धक्का मारेगा। तो Q2 पे जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे Q2 पे फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है? 1। ये हो गया F21। F21 का मतलब क्या होता है? देखिए समझाते हैं। F21 का मतलब हो गया, जैसे F21 लिखल है तो F21 इसका मतलब होता है 2 पर लग रहा है और 1 के द्वारा लगाया जा रहा है।
जैसे अगर कभी आपको मिल जाए F12 तो इसका मतलब है 1 पर लग रहा है ऑन और 2 द्वारा लगाया जा रहा है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, F12 और F21 का ये फोर्स का वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर हम R नापते हैं, R के बारे में अगर बात की जाए, जैसे Q1 पे फोर्स लग रहा है, तो अगर R की बात करें कि चलो R बताओ, R इन दोनों के बीच में, तो कहा जाएगा कि Q1 पे फोर्स लग रहा है किधर से, Q2 से, तो कह सकते हैं Q2 से 2 से 1 की तरफ यूनिट वेक्टर दिखा दो। जैसे Q2 पे फोर्स लग रहा है इधर 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 इस डायरेक्शन में, इधर इधर फोर्स लग रहा है, तो बोलेंगे ना कि Q1 से लग रहा है, Q1 से और कहाँ की तरफ जा रहा है, 2 के तरफ जा रहा है, तो 1 2 यूनिट वेक्टर इतना हो जाएगा। ये डायग्राम आपको सही से उतार लेना होगा। पता नहीं क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा लिख दिए हैं। खैर बोल रहे थे तो बोलते वक्त आपको सुनाई दिया होगा। अब हम जो जो चीज़ माने हैं वो सब चीज़ यहाँ लिख देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या। तो देखो हम मान लेंगे लेट 2 पॉइंट चार्ज, लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are placed in फ्री स्पेस में रखा गया है, and their position vector R1 and R2 respectively, जिसका पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 है। अब हम ये निकालना चाहते हैं, ठीक है, अब हम ये बताना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू किसके कारण, Q2 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना चाह रहा है, किसके कारण, तो Q1 के कारण। इसको कैसे लिखा जाएगा, तो हम बोलेंगे कि 2 पर फोर्स निकालना चाह रहे हैं, 2 पर, और किसके द्वारा, 1 के द्वारा, तो 1 के द्वारा ये हो गया F। फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अब बटा में R²। लेकिन R कहाँ से लेना है, R 2 पर लग रहा है, देखो 2 पर और 1 के द्वारा, तो बोलेंगे ना 2 पर लग रहा है मतलब 1 से फोर्स लग रहा है, 1 से और जा रहा है 2 की तरफ, तो 1 से जा रहा है 2 की तरफ, इसको वेक्टर फॉर्म में बदल दो, इतना के मॉड ऑफ के होल स्क्वायर। और इसके साथ में वेक्टर फॉर्म में आते हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा दीजिए, 1 2 यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका मान 1 होता है, मतलब अगर ऐसे लिख भी दिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिखिए रहे तो थोड़ा सा और बेहतर से लिख के बताइए। F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 इंटू Q2 बटा में R12 इतना मॉड ऑफ के होल स्क्वायर। अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ हम कुछ आपको समझाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ बतलाने वाले हैं, इस जगह पे बताते हैं, यहाँ एकदम साइड में। जैसे 4i अगर कहे तो 4i को हम लोग कहते हैं फुल वेक्टर है, इसमें जो 4 दिखाई दे रहा है वो मैग्नीट्यूड है, 4 जो है मैग्नीट्यूड है, और i जो दिखाई दे रहा है वो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि i का मान ऐसे भी 1 होता है। तो अगर सिर्फ हमसे i निकालने के लिए कह दिया जाए कि सिर्फ i निकालो, तो 4i में हम 4 से भागा दे देंगे, 4 से 4 कट जाएगा और सिर्फ i आ जाएगा, मतलब i क्या था, i है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बराबर हम ये भी कह सकते हैं कि फुल वेक्टर में 4 से भागा दिए, 4 मतलब किससे भागा दिए, 4 क्या था, मैग्नीट्यूड, यानी कि यूनिट वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है फुल वेक्टर बटा
मैग्नीट्यूड। जैसे यूनिट वेक्टर सपोज दैट मान लो R12 है, R12 है, ये यूनिट वेक्टर है। तो इस यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि R12 फुल वेक्टर, एरो के निशान मतलब फुल वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ यूनिट वेक्टर भी है, बटा में इसके मैग्नीट्यूड से भागा दे देते हैं इस तरह से। मतलब R12 को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखे? क्योंकि उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ यूज करना होगा इस जगह पे F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम समझ रहे हैं कि सब चीज़ बाउंस कर जाएगा दिमाग से, लेकिन क्या करोगे, सिलेबस में पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, इसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। Q1 Q2, अच्छा सॉरी यहाँ पे भूल गए ना, यहाँ पे 12 की जगह पे क्या लिखना था, वहाँ से देखिए R12 फुल वेक्टर, एरो का निशान मतलब फुल वेक्टर, अब बटा में R12 वो भी मॉड ऑफ में। तो हम ये कह सकते हैं कि नीचे जो हो गया R12 जो मॉड ऑफ में लिख रहे थे, पहले स्क्वायर था और यहाँ पावर 1 हो गया, यानी अब क्यूब हो गया, साथ ही साथ R12 वो भी वेक्टर के नोटेशन। अब यहाँ थोड़ा सा नया कुछ होगा, नीचे एक बार देख लेते हैं। चलो यहाँ तक देखेगा, यहाँ थोड़ा सा कुछ नया चीज़ लिखेंगे। नया क्या बताए हुए हैं, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने में Q1 इंटू Q2 बटा R12 को हम अभी समझाए थे, इसको बोले थे कि R12 मतलब क्या होता है, R12 का मतलब क्या होगा, 12 का मतलब हो गया कि 1 से जा रहे हैं 2 की तरफ। तो ऐसे सिचुएशन में बाद वाला, जैसे बताए थे ना कि अगर ए बी निकालना रहे, सपोज दैट ए बी निकालना है, तो क्या करते थे, बी में से ए को घटाते थे, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। याद करो अभी तो बताएं, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब बाद वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले को घटा देते, जैसे पी क्यू। दिमाग पे जोर डालिए, अभी हम बताए हैं पी क्यू क्या लिखते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, ये सब बताए हैं। मतलब कि बाद वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले को घटा दिया जाएगा। तो यहाँ भी वही बात लिखने वाले हैं। R12 है, 12 का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मतलब R2 माइनस R1 इतना के होल क्यूब डॉट 12 है, तो इसका मतलब वही होगा कि बाद वाले पोजीशन वेक्टर, बाद वाला मतलब R2 में से पहले वाला घटा दो R1। नहीं समझ में आया सर? इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि वहाँ ध्यान नहीं दिए होंगे आप। जिससे अगर कभी RS आ गया तो RS को कैसे लिखेंगे, इसके पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R नहीं लिखना है, बाद वाला जो है, बाद वाला पॉइंट S माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R। अब कैसे हो गया, तो ये हम साबित कर दिए हैं आते के साथ कि कैसे हुआ। सेम चीज़ यहाँ पर हो गया, E हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब फोर्स दूसरे पर लग रहा है, किसके कारण, पहले के कारण। तो इस तरह से निकलेगा। थोड़ा सा अगर चेंज कर देते, अगर इस टर्म में कर देते, आपसे ये पूछा जाता है, इसको मिटाते हैं। देखिए अगर ये हम पूछते कि बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स यहाँ क्या लिखे थे Q2 पे, अब बोल रहे हैं कूलम्ब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q2 पे उस वक्त फोर्स पूछ रहे थे, अब हम करें Q1 पे Q2 के कारण। तो देखते हैं, तब इसको लिखा जाएगा कि Q1 पे फोर्स लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है F12। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुने Q2 अब बटा में R। लेकिन कौन सा R, 1 पे लग रहा है, 2 के द्वारा लग रहा है, तो 1 पे लग रहा है 2 के द्वारा। देखो 1 का मतलब हो गया कि ऑन, और 2 जो बाद में इसके द्वारा, तो 2 के द्वारा मतलब फोर्स 2 से 1 के तरफ जा रहा है, 2 से 1 के तरफ, तो 2 से 1 के तरफ, इसको वेक्टर के नोटेशन में घेर के मॉड ऑफ के होल स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ यूनिट वेक्टर लगा देंगे 2 1
बाद में अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा और एलेबोरेट हम करते हैं और थोड़ा सा खींचेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और Q1 इंटू Q2 बटा में R21। और इसको तो समझाएं कि यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं R21, ठीक है, फुल वेक्टर अब बटा में उसका मॉड ऑफ, बाद में F12 वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 गुने R21 बटा में क्या लिखें R21। ये मॉड ऑफ के होल स्क्वायर है, वहाँ मॉड ऑफ है तो R21 मॉड ऑफ के होल क्यूब कर दो। इसको थोड़ा सा और अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम तोड़ें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 को छोड़ दिया जाए और R21 को लिख सकते हैं कि लास्ट वाले पोजीशन वेक्टर मतलब R1 और माइनस पहले वाला पोजीशन वेक्टर 2 इतना के होल क्यूब, और यहाँ पे गुने में कर दो R1 क्योंकि बाद वाला पोजीशन वेक्टर में से पहले वाला पोजीशन वेक्टर घट जाता है वेक्टर के फॉर्म में। इतना हो गया। तो अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए कूलम्ब फोर्स की, कूलम्ब फोर्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो इस तरह से। तो आज तो ये बता दिए। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत हिंदी में कहते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत इतना बता दें, इसको ध्यान से देखिए, दोबारा फिर से आप हो सके तो वीडियो को चला कर देखिएगा, खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज ही अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बता देते तो हौच पौच हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज इतना समझे हैं, फिर कल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे। आज एक चीज़ ध्यान दिए होंगे आप, यहाँ पर एक चीज़ गौर किए होंगे, इतना जो हम यहाँ पर देखिए जहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि इस जगह पे और इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कुछ समझ में आएगा। ये दोनों जगह पे कुछ थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या समझ में आया कि अगर F21 पूछा जाए तो F21 क्या निकला है। ये सब तो एक तरह से हम साबित कर दिए, लेकिन F21 निकला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। और F21 का मतलब हो गया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 के होल क्यूब, और यहाँ पर इसका फुल वेक्टर जो भी है वो लिखे हैं। जैसे F12 में क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, और 12 मतलब हो गया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ, मतलब 12 का मतलब हो गया R1 माइनस में R2, मतलब Q1 का पोजीशन वेक्टर माइनस Q2 का पोजीशन वेक्टर के होल क्यों इतना, क्योंकि यही चीज़ फिर सुपर पोजीशन प्रिंसिपल में अप्लाई होगा। तो आपको पहले ये क्लियर रहेगा तभी आप सुपर पोजीशन प्रिंसिपल समझ सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ समझ में नहीं आएगा कि वो है क्या। तो ठीक है, आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट के क्लास में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।